जितना माँ लेट होती है ना माँ बनने के लिए लेडी, उतने बच्चों को प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा है। तो सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए पेरेंट्स को। नहीं देना चाहिए, सिंपल हम लोग दवा नाम लिख के देते हैं, सर्दी खांसी जुलाब है उल्टी है, सिंपल दवा दो, रोटी है सब्जी है, इतना भी आप खिलाएंगे ना 2 टाइम तो बच्चा हेल्दी होगा। बाहर का मत खिलाओ बच्चों को। बच्चों के जो प्रोडक्ट आते हैं बाजार में जिनकी एडवर्टीजमेंट होती है लाइक हॉर्लिक्स खाओ ये बन जाओ, नहीं, उसमें हम लोग बिलीव नहीं करते हैं बिकॉज वो सब कमर्शियली ड्रिवन है। ये जो मालिश करने का जो ट्रेंड है ना अभी इंडिया में है काफ़ी टाइम से है, और वो बोला जाता है कि उनके जो हड्डी मजबूत स्ट्रेट हो हो जाएंगे। जाएंगे मजबूत हो जाएंगे, उसमें कोई रियलिटी नहीं है, अच्छा। वो एक्चुअली मिथ है। और फूड कल्चर पे भी मैं देखता हूँ कि लोग दूध पे बहुत जोर देते हैं कि बच्चे को 6 महीने तक बच्चे को खाली मम्मी का दूध पिलाओ, कुछ भी होने दो। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और खासकर वो डॉक्टर अगर बच्चों के स्पेशलिस्ट हों तो आप समझ सकते हैं उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज और वायरल टॉक्स के एपिसोड में हम मिलने वाले हैं ऐसे ही एक डॉक्टर से जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे जानेंगे कि बच्चों के रिगार्डिंग हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। स्वागत है अविनाश राव जी वायरल टॉक्स में। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? एकदम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं जी। मतलब 30 साल इतनी लंबी प्रैक्टिस, या मतलब कभी कभी सोचता हूँ जैसे कि हम लोगों ने भी बचपन बिताया और छोटे शहरों से आते हैं, और तब की पेरेंटिंग और अब की पेरेंटिंग में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, और 30 साल पहले के बच्चों में और अभी के बच्चों में भी काफ़ी डिफरेंस है। हाँ, काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि क्या है अभी तो बहुत सारे चीज़ अवेलेबल है बच्चों के लिए। जी। हम जब भी छोटे थे तो सिंपल सा लाइफ होता था, एकदम सिंपल, स्कूल जाना घर आना खेलना, वेकेशन में कहाँ बाहर खाने जाते तो कभी तो भी एक बार। अभी तो ऐसा है कि माहौल ऐसा है कि सोशल मीडिया आ गया है, टीवी है, इतने सारे डाइवर्जन्स हैं ना बच्चों के लिए, तो अभी का माहौल अलग ही है। और मैं यही देखा हूँ कि बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं अभी, उनका जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छा है, बचपन से जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि एक्सपोजर इतना है ना। आप 5 साल के बच्चे को आज पूछेंगे यूएस किधर है, उसका कैपिटल किधर है, बताएंगे बराबर। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे ज़माने में मालूम भी नहीं था हमको एक ही चीज़ फॉरेन मालूम था बस तो बहुत सारा फ़र्क है अभी पहले से। बट 30 साल में मुझे आपको लगता है कि सिर्फ बच्चे नहीं बदले, पेरेंट्स भी बदल गए हैं? पूरा माहौल बदल गया है ना। आप देखें ना, पेरेंट्स का जो अभी जो है आजकल जो इंडिया में जो चल रहा है, एजुकेटेड पेरेंट्स हैं ज़्यादातर। शहरों में देखते हैं हम लोग, जो देखते हैं एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, पढ़े लिखे, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और उनका एक ही है ज़िंदगी में कि बच्चे को बेस्ट देना है, बेस्ट स्कूल में भेजना है, अच्छे कपड़े देने हैं, उनको अच्छा खाना देना है। तो उसी में क्या हो जाता है कि वो भटक जाते हैं। यही है कि सीधा सीधा उनको जो घर का खाना चाहिए, नॉर्मली जो घर पहले से हम लोग जो करते थे ना, पुरखों से करते हैं, बच्चों को दादा होती है, दादा होता है, दादी होती है, नाना नानी, सब जो उनको जो माहौल देते थे वो आजकल नहीं है, वैसा माहौल नहीं है। और वो पेरेंट्स को एक ही है कि आजकल क्या है, दूसरा एक है कि अकेले रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते हैं, तो बच्चों को उतना वो जो संस्कार है वो भी नहीं मिलता है, भटक जाते हैं। पेरेंटिंग एक चैलेंज आप मानते हैं आज के लिए? पेरेंटिंग आजकल के ज़माने में हमेशा चैलेंज था। जैसे मैं आपको बोलूँ क्या, हमारे ज़माने में हम लोग तो 5 भाई लोग थे। अभी मैं सोच रहा हूँ माँ बाप ने कैसे बड़े किए उनको बहुत मुश्किल है, आसान नहीं था। तो तभी लगता था चल सब बड़े हो गए, लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल है। अभी एक बच्चा भी बड़ा करना बहुत मुश्किल है, तो कॉस्ट होता है, बच्चे की डिमांड्स इतने हैं ना, और इतना डाइवर्जन्स बोलते हैं ना हम लोग, खास करके शहरों में, उनको ये क्लास में जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, तो उनको पेरेंट्स को टाइम नहीं मिलता है, या उनको उतना सहूलियत भी होना चाहिए करने के लिए, वो नहीं होता है। इसका रीज़न ये भी मानते हैं कि अभी पेरेंट्स मतलब माँ और बाप दोनों, आप देखते होंगे कि दोनों जॉब कर रहे हैं या फिर वर्किंग है, या फिर कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता तो रहती है, तो बच्चों को जो प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, मतलब नो डाउट ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते हैं अवेलेबल शहरों में, लेकिन माँ बाप भी शायद उतना टाइम नहीं दे पाते। उनका कंसर्न होता है, नो डाउट, माँ बाप है तो उनका कंसर्न तो होगा, बट कंसर्न होना और उनको वो प्रॉपर वक्त देना एक डिसिप्लिन में, दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। तो लगता है ऐसा कि
क्योंकि आप तो काफ़ी पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं। नहीं, पेरेंट्स ने तो बहुत सारा टाइम देना चाहिए बच्चों को। तो जो माँ बाप सिखाएंगे ना बच्चे को, जो सही सिखाएंगे, वो और कोई सिखाने वाला नहीं है। सर्वेंट के साथ छोड़ते हैं, या तो प्ले इसमें जाता है बच्चा, प्ले ग्रुप में जाता है, या तो वही डे केयर में डाल देते हैं उसको। वहाँ का जो माहौल है वो उनको वहाँ का सीखते हैं वो लोग। जो एक्चुअल सीखना चाहिए, संस्कार सीखना चाहिए, वैल्यूज़ सीखना चाहिए, फैमिली वैल्यूज़ जो होते हैं, सही बात करना, सही आदर करना, वो सब माँ बाप ही सिखाएंगे। तो आजकल के माँ बाप को टाइम नहीं होता है। तो मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना, वो सैटरडे संडे को ज़्यादातर बच्चों को टाइम देते हैं। वो देसी टू ईट की बच्चों के साथ ही रहते हैं, और उनको वो जो सिखाना चाहते हैं ना उतने टाइम में सिखा देते हैं। सो दे टेक टाइम आउट। जैसे मैं काफ़ी पेरेंट्स को जानता हूँ यहाँ पे, और शायद आप भी जानते होंगे कि अब दोनों जॉब में हैं, माँ बाप दोनों वर्किंग हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि वक्त कितना दें। फिर घर में आप हाउस हेल्प की, आप उनकी हेल्प रखते हो, आप किसी को रखते हो घर में, और वो 2 साल का बच्चा है या 1.5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, और वो उनके साथ रहता है। मतलब मैं सोचता हूँ बच्चों के हिसाब से कितना डिफ़िकल्ट है कि आपके पेरेंट्स, आपकी माँ, आपके फादर, आपको टाइम नहीं, नो डाउट उसके रीज़न है क्योंकि उनको काम भी करना है। तो कैसे बच्चों के ग्रोथ में कोई डिफरेंस आता है? फिजिकल ग्रोथ जो होता है, हम लोग है ना ग्रोथ जो बोलते हैं ना बच्चों का, 2 टाइप के होते जी। हैं। वी सी वन थिंग इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब जो फिजिकल ग्रोथ होता है ना, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, जो नॉर्मल चीज़ करते हैं ना जी। और डेवलपमेंट मतलब ब्रेन डेवलपमेंट है और एक फिजिकल डेवलपमेंट है। मतलब राइट टाइम पे चलना, बैठना, दौड़ना, सब करते हैं ना वो सब। और बात करना इज अनदर थिंग। ओके, बात करना, समझना, वो एक दूसरे टाइप का डेवलपमेंट है। अभी सब चीज़ में देखा गया है कि जो बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है ना, वो ज़्यादातर आपके घर के जो फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होंगे तो उसका डेवलपमेंट बेटर होता है। अच्छा। सर्वेंट के साथ रखेंगे ना आप लोग, तो उसके मुताबिक, वो सर्वेंट के कल्चर के मुताबिक बच्चा सीखेगा। आप समझे ना। अभी वो कहाँ गांव से आती है सर्वेंट, यूजुअली सर्वेंट लोग गांव से आते हैं, तो वो गांव की भाषा सीखता है। और मैंने बहुत बार देखा है साउथ इंडियन बच्चा मराठी बात करता है माँ बाप को नहीं आता है, बच्चों को आता है। या तो माँ बाप पंजाबी है या सिंधी है, तो बच्चा मराठी बात करता है। सो ये थोड़ा कल्चरल डिफरेंसेस है। बट एक देखा है कि बम्बई में रहते हैं तो एटलीस्ट सिटीज़ में जो रहते हैं ना, या तो मेट्रोपोलिस, आजकल तो सब जगह कॉस्मोपॉलिटन हो गया है, तो उनको क्या होता है कि वो लोग ज़्यादा स्मार्ट हो गए कि लैंग्वेजेस सब सीख जाते हैं। बेसिकली एक तो टीवी है, फिर सोशल मीडिया है, उससे तो उनको एटलीस्ट 3-4 लैंग्वेजेस तो सीख जाते हैं बच्चे। इंग्लिश तो आजकल सब इंग्लिश स्कूल जाते हैं, हिंदी तो आता ही है, जो लोकल लैंग्वेज है उनका मदर टंग, जिसमें सीखते हैं वो, तो ऐसे 3-4 लैंग्वेजेस तो आ जाते हैं उनको। राइट। तो आपने एक अच्छी बात बोली कि नो डाउट उनके साथ रहने पे उनके कल्चर को, मतलब जो सर्वेंट के साथ जो कल्चर आता है ना, वो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन माँ बाप की अब मजबूरी तो है कि जो अपने जैसे 30 साल पहले जब आप पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, उसमें नो डाउट या तो माँ बाप दोनों फुर्सत में टाइम होता था उनके पास में, या फिर माँ तो एटलीस्ट उनके पास टाइम होता ही था। माँ बस एटलीस्ट घर के काम के लिए, बच्चों के लिए पीछे लग के पढ़ाने के लिए टाइम होता था। उनको मालूम है ना, हम लोग सीखे, मैं डॉक्टर बना मेरी माँ की वजह से, बिकॉज मेरे डैडी को टाइम नहीं होता था, जॉब करते थे पूरा दिन। तो माँ होती है, माँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तो मालूम है, सबको मालूम है, माँ के बिना चलता नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चे के इसमें डेवलपमेंट में जो है ना, उसमें तो माँ का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा ये एक ही ख्याल है कि माँ ने भी जॉब किया बाहर, तो भी ज़्यादा टाइम माँ ने देना चाहिए। फादर को तो ऑफकोर्स देना चाहिए, माँ ने तो देना ही चाहिए, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान। एक चीज़ जो बड़ा डिफरेंस मैंने फील किया, शायद आपको इंटरेक्शन है, कि पेरेंट्स आजकल थोड़े पैनिक ज़्यादा हो गए हैं। हर छोटी सी बात में वो आपको कॉल लगा देंगे या डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर हाँ, वो तो सही है, क्योंकि हमारा जो एक प्रोफेशन है जहाँ पे इमरजेंसी होता है पेरेंट्स का, लेकिन मुझे मालूम है इमरजेंसी नहीं है। हाँ, आप समझे ना। तो बच्चा रोता है रात को, अभी कल रात को भी एक बच्चा एकदम मेरे शाम को मुझे मिल के गए वो लोग, बुखार इतना नहीं था, रात को 102 हो गया, 103 हो गया, तो पैनिक हो गए वो लोग तो मुझे तो मालूम है कि उसको कारण क्या है, कोई दवा देते तो ठीक हो जाता था, बट ये पैनिक सिचुएशन है। तो आजकल क्या है कि एक ही बच्चा होता है सबको, तो सबका प्यारा होता है, और इतना बीमारियां सुनते हैं ना लोग, तो थोड़ा भी हो गया, और पढ़ते हैं ना
इतना बुखार हो गया तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसके लिए हाइपर हो जाते हैं पेरेंट्स। तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि बच्चे को कुछ भी थोड़ा भी हुआ तो फट से डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे पढ़ाई में कम हुआ, या पहले तो ध्यान नहीं देते थे ना। आजकल दूसरा एक प्रॉब्लम है कि बच्चा बात नहीं करता है। मैं देखता हूँ 1 साल में 1.5 साल में भी लेके आ जाते हैं, बोलते बच्चा बात नहीं करता है। हालांकि पहले के ज़माने में क्या था कि 1-1.5 साल तक चलता था ना, हम लोग रुकते थे। हम लोग आजकल भी रुकते हैं अनलेस एंड अनटिल मैं देखता हूँ कि बच्चा चलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, अभी तक बैठता नहीं है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है उसकी ग्रोथ में। बट चलता है, घूमता है, थोड़ा थोड़ा बोलता है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वेट, थोड़ा टाइम रुकते हैं, गिव अ चांस टू नेचर, है ना। नेचर बेस्ट इज़ द बेस्ट थिंग। तो अगर बच्चा हो गया तो बात करता है, नहीं तो फिर हम लोग टेस्ट करा के देखते हैं, फिर वही दैट इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम। ट्रू ट्रू। और इसका रीज़न ये भी होता है कि लोग आजकल गूगल पे सारी बीमारियों सारे सिम्टम को सर्च कर लेते हैं कि हाँ वो तो है, अवेयरनेस बहुत है ना कि, लेकिन प्रॉब्लम एक ही हो गया है कि गूगल पे नेगेटिव चीज़ पहला देखते हैं। ट्रू। वो पॉजिटिव नहीं देखते हैं। अगर कोई बीमारी, अगर बुखार का आप देखेंगे ना, बुखार खाली सिम्टम है। किसको भी बुखार आपको सर्दी से, वायरल से हो सकता है, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, कितनी बीमारियां हैं, कोविड में भी हो सकता है बुखार। लेकिन वो खाली देखेंगे उसको कैंसर में होता है बुखार, वो फ़ोन करेंगे कि बच्चे को कैंसर तो नहीं ना, कैंसर में भी हो सकता है बुखार। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो हाइपर हो जाते हैं। इसके लिए पढ़ते ज़्यादा है ना, तो मेरे ख्याल से थोड़ा खतरा भी है। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस एक्चुअली, बिकॉज कई पेरेंट्स हैं तो उनको मैं समझाता हूँ, समझ जाते हैं, लेकिन कई डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कई फैमिली में देखा है कि प्रॉब्लम हो गया है बच्चे को, बच्चा एडमिट हो गया है, उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, फिर तो उनका दिमाग ऐसे ही चलता है, उसके मुताबिक चलता है। राइट। और इसका रीज़न ये भी लगता है कि चूँकि आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई सीनियर घर में होता नहीं है और जिसने ऐसे सिम्टम्स, ऐसे हालात देखे हो पहले, हाँ, जो कंसल्टेंसी आपसे ली जाती है वो तो घर में भी उनको कंसल्टेंसी मिल सकती थी। दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। अगर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, मैंने बहुत बार देखा है, वो ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। अच्छा, ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, जबकि उन्होंने तो सब देखा हुआ है। देखा है फिर भी, क्योंकि मेरे ख्याल से वो बेटे का बेटा हो या बेटी का बेटा हो, उनको ज़्यादा प्यार उस पर होता है। और वो सोचते हैं, उन्होंने इतनी ज़िंदगी में 60-70 साल में बहुत सारे चीज़ें देखी है ना, किसी को थोड़ा हो गया, कुछ हो गया, इसके लिए डर जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं, बोलते हैं अभी ब्लड टेस्ट करो, ये करना, वो करना, देखो बच्चे को कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और फिर उसको हम लोग सेटिस्फाई करते हैं समझा के। और एक तरफ ये भी है कि ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं ना, नानी के नुस्खे बोलते हैं, नुस्खे, जैसे नानी होती है घर में, राइट, तो वो बोलती है ये करो, वो करो, घर का इलाज करो, ठीक हो जाता है। वैसे भी टाइप के लोग हैं, बट हम लोग को दोनों टाइप के मिलते हैं, बीच वाले नहीं मिलते हैं। न्यूट्रल वाले नहीं मिलते। न्यूट्रल नहीं मिलते हैं। या तो एक्सट्रीम है या फिर तो इस एक्सट्रीम में मोस्टली आजकल ये साइड के एक्सट्रीम ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि क्या है, एक बच्चा, अभी आजकल के जो सीनियर सिटीजन हैं, मेरे जनरेशन के हैं, 60+, अभी उनको एक ही बच्चा होता है, उसको एक बच्चा होता है, वो भी मुश्किल से आजकल 30 ईयर्स में शादी करते हैं, उसके बाद 4-5 साल के बाद बच्चा आता है, तो स्पेशल चाइल्ड हो जाता है ना। ट्रू, या तो इसके लिए टेंशन में आ जाते हैं इसके लिए। तो इसी से जुड़ा मेरा एक क्वेश्चन है, आपने एक अच्छी बात बोली कि 30 ईयर्स में शादी करते हैं, पेरेंटिंग की सही एज क्या है? एज अर्ली एज पॉसिबल। मेरे ख्याल से आजकल क्या है, माहौल ऐसा है ना, पहले उन लोगों को फाइनेंशियली सेटल होना है। ट्रू, क्योंकि बच्चे को पैदा करना है, बड़ा करना है, वो इटसेल्फ इज़ अ बिग ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट, आई विल नॉट से इन्वेस्टमेंट, इट्स अ कॉस्ट। तो उसके पीछे आजकल स्मार्ट हो गए हैं, वो पूरा घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, इधर स्पेशली मैं सिटीज़ का बात कर रहा हूँ, बाद में सोचते हैं बच्चा पैदा करने का, तो तब तक 30-35 साल हो जाता है, तो काफ़ी लेट है, काफ़ी लेट है। और जब बच्चा आपका 20 का हो तब आप 55-60 50, वो एक प्रॉब्लम, जितना माँ लेट होती है ना माँ बनने के लिए लेडी, उतने बच्चों को प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा है। यानी ये जो आप सुनते हैं ना, ऑटिज़म है प्लस कंजेनिटल प्रॉब्लम्स, मतलब पैदाइशी मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम तो सुना होगा, राइट, चाइनीज़ जैसे बच्चे दिखते हैं ना, मंगोल बोलते हैं उनको, तो वो तो जितना माँ बड़ी होती है उतने चांसेस ज़्यादा है होने के। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में अगर ऑडियंस को बता पाएँ कि एक्चुअल कैसे इसके सिम्टम्स है, कैसे हम जानें कि हमारे बच्चों में शुरुआती लक्षण क्या है इसके? वो बच्चा तो बेसिकली दिखता है थोड़ा चाइनीज़, मंगोल फेस, मंगोल मतलब ये साउथ ईस्ट एशिया के जो है ना, चाइनीज़ थाई लोग जैसे फेस होता है ना, राइट, छोटे आँख है ऐसा होता है, फिर चपटा नाक होता है,
प्लस वो लूज रहते हैं, उसमें टोन नहीं होता है, जल्दी बड़ा नहीं होते हैं, टाइम पे बैठते नहीं हैं, टाइम पे खड़ा नहीं रहते हैं, बात नहीं करते हैं। ओके, तो वी सस्पेक्ट उनको कई कई हार्ट का प्रॉब्लम भी हो जाता है। अच्छा, या डाउन्स के बच्चों को, तो वो पैदाइश ही हम लोगों को पता चल जाता है, डायग्नोस कर लेते हैं, उसका ब्लड टेस्ट भी है, वो कैरियोटाइपिंग बोलते हैं ना। जो जीन्स में ही प्रॉब्लम है उसकी, माँ से फादर आ जाता है, उनसे माँ के और फादर के जीन्स जो ज्वाइन हो जाते हैं ना, उससे हो जाता है। उसमें एज भी आप एक प्रॉब्लम बता रहे हैं। जितनी माँ बड़ी है, द एल्डर द मदर, मोर चांस ऑफ गेटिंग डाउन सिंड्रोम। और जैसे कि भाई एक चीज़ देखता हूँ कि बच्चों के साथ में कि मौसम बदला और बच्चे बीमार होने शुरू हो जाते हैं, ये बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। और पेरेंट्स फिर भागना शुरू करते हैं। पहला रीज़न तो ऐसा क्या है कि अब मौसम बदलते ही सबसे पहले बच्चों पे असर करता है। दूसरी चीज़ मतलब दोनों सवाल अगर आप एक साथ जवाब दे पाए, ऐसा क्या करें कि भागने की ज़रूरत ना हो? मौसम बदल रहा है, ये तो सबको पता है। मैं एक ही बोलता हूँ कि पहले से बच्चों को, एक तो प्रॉब्लम ये आजकल क्या हो गया है, बाहर खाने का बहुत हो गया, गाँव में भी हो गया, शहरों में भी हो गया, बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, पैक्ड आइटम्स जो रहते हैं ना, टोटली न्यूट्रिशियस ही नहीं है। अभी भी मैं एडवाइस करता हूँ 2 बार अच्छा पेट भर के घर का खाना खिलाओ, जो नॉर्मल इंडियन फूड है ना, जो दाल, राइस, रोटी है, सब्जी है, इतना भी आप खिलाएंगे ना 2 टाइम, तो बच्चा हेल्दी होगा। बाहर का मत खिलाओ बच्चों को। लेकिन फैट एक एक हो गया, वो एड्स देखते हैं, ये सप्लीमेंट मिलेगा तो बच्चा मोटा हो जाता है, लंबा हो जाता है, दौड़ने लगता है, वो सब इट इज़ नॉट बेस्ड इन एनी साइंटिफिक बेसिस, तो कुछ है ही नहीं उसके पीछे। देयर आर एड्स, कमर्शियल एड्स है, तो लोग उस पर जाते हैं और वो उस पर वो दे आर डिपेंडिंग ऑन देम। तो उनका बेसिकली ये सब चीज़ों से क्या है, इम्यूनिटी कम हो जाता है, बढ़ता नहीं, जितना चाहिए उतना बढ़ता नहीं है। दूसरा, नॉर्मली बच्चे 5-6 साल तक स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में क्या है, वेदर जैसे ही चेंज, स्पेशली रेन्स में बारिश आता है तो इन्फेक्शन आज आपको मालूम है, स्पेशली मुंबई जैसे शहर में इतना क्राउडिंग है और ड्रेनेज का प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो पानी भर जाता है बहुत, तो ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं। स्कूल जाते हैं सब, और स्कूल में क्या है, एक साथ 10-20 नहीं, आजकल 40-40 बच्चे होते हैं एक क्लास में, तो एक को भी हो गया तो सबको पकड़ लेते हैं। एक को इम्यूनिटी, एक भीग गया बारिश में, हो गया उसको वायरल, तो सबको दे देते हैं, और जब तक वो ठीक हो जाता है लास्ट वाले को आ जाता है, फिर वापस साइकिल चलते रहती है। बट ऐसा कौन सा वायरस है, मतलब एक लेमन नहीं, ये उसमें फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस बोलते हैं, एडिनो वायरस। और ये बच्चे से बच्चे में भी फैलता है? नहीं, बड़ों को भी एक्सपोज होता है, हम लोग को भी होता है, हमारा इम्यूनिटी कम है। कुछ हालांकि स्मोकर्स है, तो ड्रिंक करते हैं, उनका तो इम्यूनिटी कम होता है, और क्या कोई दवा पे है ना, कोई स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या कोई कैंसर का दवा ले रहे हैं, तो उनको तो होने के चांसेस ज़्यादा है। ये वायरल, नॉर्मल वायरल, जो नॉर्मल इम्यूनिटी वाले को कुछ नहीं होगा। तो मैंने देखा है कि 6-7 साल के बाद यूजुअली नहीं होता है इतना। अच्छा। पहले तो हर टाइम वायरस चेंज हो जाता है। वायरस भी स्मार्ट है। फ्लू वायरस जो है ना, इन्फ्लुएंजा जो बोलते हैं ना हम लोग, वो 4 टाइप के हैं। तो वो क्या है कि हर साल उसका शेप चेंज कर देते हैं। अच्छा। तो हमको जो इम्यूनिटी हो गया है ना, तो उस पर असर नहीं करता है। इसके लिए हर साल एक नया फ्लू शॉट आता है, फ्लू का वैक्सीन आता है, सो दैट यू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दैट इन दैट सीजन। ओके, और उसमें भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का अलग है। तो ये इससे बचने के लिए एक ही है कि तुम ज़्यादातर बाहर एक्सपोज मत करो बच्चों को। स्कूल तो अभी उसके लिए कोई इलाज नहीं है। और एक तो है छोटा मोटा प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी हमको भी होता था। नाक बहना तो कॉमन था ना बचपन में, उसके लिए डॉक्टर के पास दौड़ के मत जाओ आप। नाक बहता है, सर्दी हो गया, एक छींक हो गया, डॉक्टर को फ़ोन करो, दौड़ो, मत करना। और आजकल का क्या ट्रेंड है, हम लोग तो कंसल्टेंट्स है ना, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं हम लोग, ओपन है, तो वो लोग सेल्फ मेडिकेट का एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, पेरेंट्स कर देते हैं खुद विदाउट आस्किंग। क्या तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चों का इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो दवा का असर भी नहीं होगा। बहुत बार मेरे पास आते हैं, आप लास्ट टाइम में आपने दिया था बच्चे को, सर्दी खांसी ये सब हुआ, मैंने दिया है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो हुआ ही नहीं ठीक। फिर मैं बोलता हूँ मेरे लिए कुछ रखो। आपने सब दे दिया। तो ये सेल्फ मेडिकेशन बहुत होता है आजकल। तो सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए पेरेंट्स को? बच नहीं देना चाहिए। सिंपल हम लोग दवा नाम लिख के देते हैं, सर्दी खांसी जुलाब है, उल्टी है, सिंपल दवा दो। आधा टाइम पे वायरल होता है ना, तो डॉक्टर के पास जरूर जाने की ज़रूरत नहीं है।
वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। वायरल क्या है कि उसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कुछ नहीं है। बॉडी का जो इम्यूनिटी है ना, 2-3 दिन में एडजस्ट करेगा। अपने आप इट डेवलप्स इट्स ओन एंटीबॉडीज और उसको इट टैकल्स द वायरल, तो वायरल ठीक हो जाता है। तो दैट्स हाउ यू डेवलप इम्यूनिटी। उस वायरस के अगेंस्ट तुमको इम्यूनिटी डेवलप हुआ, फिर जाएगा, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वापस एक्सपोज हो जाएगा ना 1-2 साल के बाद, तो कुछ नहीं होगा उसको। अच्छा, एक तो जैसे आपसे बात कर रहा हूँ मैं, और जब हम लोग छोटे थे और डॉक्टर से मिलते थे तो कितना डिफरेंस आ गया है डॉक्टर में भी, डॉक्टर के बिहेवियर में। डॉक्टर छोटे शहरों में मैं देखता था कि डॉक्टर उनके बात करने का तरीका, लोग वहाँ पे लाइन लगा के रखे हैं और वो बात भी ऐसे ही करते थे कि मतलब हाँ हो गया तेरा, चल जा, मतलब इस तरह की बातें करते थे ऐसे थोड़ी गुस्से में। और अब समझ में आता है कि मतलब आप लोगों ने मतलब डॉक्टर के प्रोफेशन में कितना चेंज आया है, आप लोग कैसे बात कर रहे हैं लोगों से। बराबर है। इसके लिए क्या डॉक्टर में कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, जैसे कि आपका इंटरेक्शन है लोगों से बात करने का, कैसे बात करनी ये क्या है कि ये जो ट्रेंड आया है ना, ये सब यूएस से है, वेस्ट से आया है। सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट स्किल्स या क्योंकि क्या है कि वेस्ट में क्या है कि तुम थोड़ा भी पेशेंट के साथ रूड बात करोगे ना, तो एक तो पेशेंट दूसरी तरफ जाएगा दूसरे के पास, अच्छा, तो तुम्हारे अगेंस्ट खिलाफ इंश्योरेंस का, वहाँ सब इंश्योरेंस पे चलता है, राइट, इंश्योरेंस कंपनी को तुम्हारा जो ग्रेडिंग कम कर देगा। प्लस सपोज एक उसने दवा लिया, अगर रिएक्शन किसको भी हो सकता है, किसी भी दवा को किसको भी हो, तो रिएक्शन हो गया तो वो केस फाइल करेगा वो डॉक्टर पे। आप समझे ना, डॉक्टर के ऊपर केस फाइल करना यूएस में मतलब एक $1 मिलियन गए आपके। सी राइट, माल प्रैक्टिस सूट इज द प्रॉब्लम इन यूएस टुडे। इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स डरते हैं वहाँ प्रैक्टिस करने, ये रीज़न है। तो इसके लिए क्या है कि उधर से जो आ गया है ना, तो अच्छा सीखा है हम लोगों ने कि पेशेंट के साथ तुम अच्छा व्यवहार करो, उसको रेस्पेक्ट दो, समझाओ। से एटलीस्ट हम लोग तो वही करते हैं जितना टाइम मिलता है। बिजी तो रहते हैं, सब बिजी रहते हैं, बट जितना टाइम मिलता है जो इम्पोर्टेंट है माँ बाप को समझा देना। बट बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसे मैं आपका एग्जांपल देखता हूँ कि बार बार एक ही चीज़ के लिए कॉल आ रहा है, एक ही पेरेंट्स का बार बार, हर दूसरे, अभी तो दे दी दवाई, फीवर उतरा नहीं, हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद कॉल, और आपको पता है कि फीवर उतरना तो 3 दिन बाद ही मैं है। आपको वही बोल रहा था, 3 दिन नहीं, क्या है कि डेंजर साइंस जानना चाहिए। अगर फीवर 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उतरा नहीं है, 2 दिन 100 पे था, तीसरे दिन आप बोलते 104 है, मतलब तुरंत लेके आओ, घर में नहीं रखना, ब्लड टेस्ट करेंगे, वापस एक बार चेक करता हूँ, कुछ सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं ना। नहीं, बट जनरल केस में जब आपको पता होता है कि 2 दिन बाद ही और पेरेंट्स लगातार कॉल किए जा रहे हैं आपको, हाँ, और फिर भी आपको वो रिस्पॉन्स तो करना ही है आपको। नहीं, वही मैं बोला ना, हाइपर हाइपर हो जाते हैं ना, बिकॉज क्या है कि वो भी प्रेशर में है। एक तो आजकल प्रॉब्लम स्कूल से भी स्ट्रेस आया बहुत। तो स्कूल में क्या, 1 दिन बच्चा नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, लेसन में भी हाँ उनको लेटर देना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन वहाँ से उसका लेसन जो पीछे पड़ गया है ना, वो माँ जॉब करती है, दूसरे दिन जाके, तीसरे दिन जाके दूसरे उसके स्टूडेंट से लेके देखना, वो हेडेक्स बहुत है। इसके लिए क्या है कि वो जल्दी ठीक करना है। बट आपको ये लगता है सही है कि जो बच्चे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने भी रूल बनाया कि 5 साल से नीचे किसी बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, बट फिर भी लोग प्ले स्कूल में नहीं, मैं तो अभी मेरा ओपिनियन कोविड के बाद चेंज हो गया है। पहले मैं ना बोलता था बच्चों को तुम जुल्म मत करो, स्कूल मत भेजो। नहीं, एज की बात करो, जैसे कि 2-3 साल नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। पहले जो कोविड से पहले जो कोविड हुआ, उसके बाद मेरा आउटलुक चेंज हो गया है। क्या हो गया है मालूम है? कोविड के पहले यही बीमार पड़ते थे ना, मैं बोलता था आराम से घर में रहने दो माँ बाप के साथ, बिकॉज एक बार बच्चा निकल गया घर से, वापस नहीं आने वाले जिंदगी भर। आप समझे ना? ट्रू। उसके बाद तो स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, फिर कॉलेज, फिर ग्रेजुएशन, फिर आएगा ही नहीं कोई वापस। इसके लिए ज़्यादा दिन माँ बाप के साथ रहने दो, 5 साल तक, फिर स्कूल में डालो। लेकिन क्या हो गया, कोविड में ज़्यादातर बच्चे घर में ऑनलाइन करते थे, तो गए ही नहीं। जो कोविड के, जो आई कॉल देम कोविड किड्स, जो 2020 में पैदा हुए ना, उनको जब भी पैदा हुए 2 महीना, 1 महीना के फरवरी में हुआ या जनवरी में हुआ, तो जब तक कोविड लॉकडाउन हुआ 6-7 महीने के, जब भी उनको बाकी लोगों से इंटरेक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, उनको इंटरेक्शन हुआ स्क्रीन से। राइट। सबके घर में तो फैमिली मेम्बर्स नहीं थे, मोस्टली सब तो मोबाइल या तो टीवी या तो फिर इस पे स्क्रीन पे बैठे रहते थे। तो बच्चों को स्क्रीन से प्यार हो गया, और वो बहुत सारे अभी भी बच्चे मेरे पास जो अभी 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, बराबर बात नहीं करते। इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, एक कोने में बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं।
तो मेरा आउटलुक चेंज हो गया। अभी मैं बोलता हूँ बच्चे को 1.5-2 साल में स्कूल में डालो, क्योंकि क्या है कि उससे वो एक बेस्ट थेरेपी है। अच्छा एक मतलब मैं पर्सनल क्वेश्चन जो डॉक्टर के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है कि आजकल डॉक्टर भी काफ़ी इंटरेक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी डॉक्टर एक्टिव हैं और होना भी चाहिए उनको लगता है। परफेक्ट। बट आपको लगता है कि इस प्रोफेशन में कुछ एक इसकी अपनी बाउंडेशन है, गरिमा है, क्योंकि आप ओपन आके कुछ सलाह देना, जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर बन गए, कोई बोलेगा बाल के लिए ये कर लो, हेयर के लिए अगर ये लगाओ ये दाग चले जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं काफ़ी डॉक्टरों के सेशन वो सही नहीं है। बट क्या वो सही है? नहीं है, क्योंकि आपने पेशेंट जानते नहीं हो। बिकॉज मेरे ख्याल से मैं जितना देखता हूँ उसमें डॉक्टर्स कोई भी नहीं है जिसको मेडिकल नॉलेज भी नहीं, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, आके ऐसे ही बोलते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट शुड कम विद सम लेजिस्लेशन। कुछ गाइडलाइंस तो होनी चाहिए, कुछ तो लॉ होना चाहिए जिससे जो क्वालिफाइड आदमी है वही ऐसे वीडियोस पोस्ट करेगा। बिकॉज पब्लिक गुमराह हो जाते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है। वो पेट कम करने का तो उल्टा सुल्टा करना है, एक्सीडेंट हो जाएगा कुछ। कितने देखते हैं पेट कम करने के लिए कोई एक बोलता है इधर घूमो, कोई उधर घूमो बोलता है, तो वो सब दैट इज नॉट राइट एक्चुअली, सही नहीं है। कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई बता रहे थे कि भाई कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ना ही चाहिए, कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ेगा नहीं तो आपकी ये बीमारी होनी चाहिए, कोई कुछ और बता रहा है, तो आदमी तो मतलब आप काफी कंफ्यूज और अच्छा आप जिस तरह के सोचते हो, जिस तरह की सोच है वैसे वीडियो अवेलेबल है आपके लिए। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, उसमें कुछ ये नहीं है, क्वालिटी नहीं है, राइट समझ गए ना। और उसमें कुछ प्रिंसिपल्स नहीं है, कुछ नहीं, कोई भी कुछ भी डालता है। पर ऐसे कोई गाइडलाइंस है मतलब गवर्नमेंट? गाइडलाइंस अभी तक गवर्नमेंट ने लाया नहीं है, स्पेशली सोशल मीडिया के लिए, बट दे आर शॉर्टली कमिंग विद दैट। बट क्या है गवर्नमेंट का कैसा है कि ये जो डॉक्टर्स के लिए गाइडलाइंस है, एक दूसरा चीज़ है कि मैं एडवर्टाइज नहीं कर सकता हूँ मेरा, एज पर हम लोग की जो एथिक्स है ना, हम लोग, मैं कोई बोर्ड जाके बोल नहीं सकता हूँ मैं ऐसा डॉक्टर हूँ सोशल मीडिया पे मैं इसको ट्रीट किया उसको ट्रीट किया, मैं नहीं बोल सकता हूँ। वर्ड ऑफ माउथ से ही चलता है। हाँ, इट्स अ नेम, वर्ड ऑफ माउथ, या जो भी है तुम्हारा, जो है तुम्हारा बोर्ड लगा दो, जो वो स्पेसिफाइड उनका जो रूल्स है ना, काउंसिल का रूल्स है, उसके मुताबिक हम लोग करते हैं। राइट। फॉर दैट मैटर एनी प्रोफेशन, इवन आई थिंक मुझे मेरे ख्याल से सीए, लॉयर, सबका भी ऐसा ही है, दे कैन नॉट डू एडवर्टाइजमेंट्स। कोई आईएएस ये नहीं बोलता मैं अच्छा आईएएस, लेकिन हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता हॉस्पिटल्स के लिए कुछ ऐसा ये है गाइडलाइंस है। हॉस्पिटल्स ऐड करते हैं, आप देखते हैं ना, एड्स आते हैं, बस स्टॉप पे देखते हैं, फिर सोशल मीडिया पे आता है, टीवी पे भी एड्स आते हैं बोलता हॉस्पिटल्स के। यार और बच्चों के जो प्रोडक्ट आते हैं बाजार में जिनकी एडवर्टीजमेंट होती है, लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हॉर्लिक्स खाओ ये बन जाओ, नहीं उसमें हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, बिकॉज वो सब कमर्शियली ड्रिवन है। सब जो ओटीसी प्रोडक्ट्स जो भी मिलते हैं ना, मुझे कोई पूछेगा तो मैं बोलेगा तुम उसको घर का अच्छा खाना खिलाओ, चाहिए तो हमारे पास डाइटिशियन है उससे मिलो, वो बोलेगी तुम्हारे कल्चर के मुताबिक। अभी महाराष्ट्रियन है महाराष्ट्रियन टाइप का है, गुजराती टाइप का, बिहार के तो बिहार के टाइप का, और बंगाली है तो बंगाल की, वो बताएंगे तुम्हारे डाइट के मुताबिक जो राइट फूड है वो खाओ, या साउथ का है तो साउथ का खाओ। ओके, तो बच्चे को वो खिलाना, और बच्चे को कुछ विटामिन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी है मेरे ख्याल से, विटामिन ए है, तो हम लोग सप्लीमेंट्स दे देंगे। वो जो प्रोटीन पाउडर जो देते हैं ना, वो सब मेरे ख्याल से सब आधा तो बकवास है फ्रैंकली, उससे कुछ स्रोत नहीं। खाली अगर कोई बच्चा प्रोटीन डेफिशिएंट है, मतलब रिकवरी है, कैंसर का पेशेंट है, उसको तो मालूम है ना कैसे हो जाते हैं, तो बच्चे को ब्लड कैंसर होता है, बच्चे को सब कैंसर होते हैं, उनको हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। उसके लिए हॉर्लिक बिल्लिक्स नहीं चलता है, सेपरेट है उसके लिए हाई प्रोटीन डाइट्स अवेलेबल, अलग से डाइट प्लान या टाइफाइड से रिकवरी हो रहा है, बच्चा खाया नहीं है, 1-2 हफ्ता हॉस्पिटल में एडमिट था, टीबी का है पेशेंट, जिसको प्रोटीन डेफिशिएंसी है उसको देते हैं। तो फूड और बिहेवियर में बच्चों में कोई कनेक्शन है कि जिस तरह के फूड आप ले रहे हो और बिहेवियर? काफ़ी तक है, स्पेशली जो स्वीट फूड्स होते हैं ना बच्चों को। जैसे मैगी का मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ कि मैगी तो बेसिकली पेट में कुछ हम लोग प्रोसेस्ड नहीं बोलते देने को बच्चों को, पेट के लिए अच्छा नहीं है, और प्लस उसमें केमिकल्स बहुत होते हैं ना। वाई पुट ना, व्हेन यू कैन ईट नॉर्मल घर में बना के नेचुरल फूड खिलाओ उसको। और बाकी जो एक देखा गया है कि आपने सुना होगा हाइपर एक्टिव, देयर इज अ डिसीज इन चिल्ड्रन कॉल्ड एज, इट्स अ बिहेवियरल प्रॉब्लम, ADHD बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, भागते रहता है स्कूल में भी, तो इसका बैग खींचेगा, उसका पेपर खींचेगा, बैठेगा नहीं, जंप मारेगा। मेरे क्लिनिक में भी आते हैं ना,
तो आप बिलीव नहीं करेंगे, तो वो एक जगह से दूसरे जंप मारते रहेंगे, बैठता नहीं है वो, मेरा ध्यान उधर होता है। स्टेथो खींचते हैं, वो वेइंग मशीन खींचते हैं, अरे वो दैट इज हाइपर एक्टिव। ऐसे बच्चों को अगर आप स्वीट देंगे और पागल हो जाएगा, चॉकलेट या कुछ, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। और कोई भी दूसरे बच्चे को भी मैंने देखा है, उसको जब भी भूखा रहता है ना, बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं, चॉकलेट खिला देते हैं, राइट। सडन ग्लूकोज लेवल ऊपर जाता है ना, दे बिकम एक्टिव, मस्ती करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो वो एक असर देखा गया है स्पेशली। और फिर कैफीन वगैरह है ना, और एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो तो बच्चों को तो मैं ना ही बोलता हूँ। बच्चे मतलब वी सी टिल 12 ईयर्स, उसके आगे भी मैं देखता हूँ कई बार, मैं बोलता हूँ मत ही दो उनको। राइट। यार जो ये हाइपर एक्टिव वाली जो बात आपने बताई है, मैं काफ़ी बच्चे देखा मैंने कि जो कि ओवर एक्टिव है, और बट क्या उनको फिर उनका वेट करना चाहिए उनके बड़े होने का, नहीं, या फिर वो नहीं, एक ही है कि एक तो हमको सस्पिशन आया, 3 चीज़ें, एक तो मुझे सस्पिशन लगा, माँ बाप को लगता है, और तीसरा है स्कूल। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्कूल। अगर स्कूल से कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और बच्चा बैठता नहीं है, उसका ग्रेड्स बराबर नहीं है, तो इमीडिएटली हम लोग टेस्ट करा के लेते हैं, फिर उसका थेरेपी भी होता है। और ये एक ही कंडीशन है जहाँ मेडिसिन काम करता है। अच्छा, या और क्या है वो थेरेपी, और किस तरह? मेडिसिन गोली देते, थेरेपी वो तो ओटी और जो भी है स्पेशल थेरेपी करते हैं, अच्छा, या तो फिर उसको गोली देते हैं, दवा देते हैं। तो वो दवा से वो स्कूल जाता है ना, तब तक 4-5 घंटा थोड़ा शांत बैठेगा, बाद में आके वापस शुरू हो। हम लोग उसको हरिकेन बोलते हैं। तो बट क्या ये डिसऑर्डर है या इट्स अ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर? और ऐसा होता है कि अगर किसी ने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो टाइम के साथ रिकवर करे बच्चा, खुद सेल्फ रिकवर? बहुत कम है उसमें। क्या है, ग्रेड्स है। देखो क्या है कि किस लेवल? एक तो क्या है कि वो मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं, वो भी हाइपर एक्टिव रहते हैं, ओके। और एक माइल्ड है, और उसमें 3-4 चीज़ें, एब्सेंटिज्म होता है, एब्सेंट माइंडेड, तो वो भूल जाते हैं जो बोला। अच्छा। दूसरा है इन अटेंशन, मतलब आप उससे बात करें, उसका ध्यान दूसरा किधर है, सुनता नहीं है बात, कितना भी बोलेंगे नहीं सुनता है। तीसरा हाइपर एक्टिव। ये तीनों चीज़ों में किसी को तीनों रहते हैं, किसी को एक रहता है, किसी को दूसरा रहता है, किसी को 2 रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। तो नॉर्मल जो 1-2 होता है तो नॉर्मल हो जाते हैं बड़े होते होते, Right. लेकिन वो जो तीनों होते हैं विद मेंटल रिटार्डेशन, डिफिकल्ट टू ट्रीट। अच्छा, पहले चूँकि आप 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पहले पेरेंट्स बच्चों के साथ खुद इन्वॉल्व भी होते थे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि पहले लोग मालिश का एक प्रचलन था कि लोग मालिश करते थे बच्चों की, फिर उनके साथ कुछ जो रिचुअल्स थे, मतलब जो ट्रेडिशन था हर कहीं का, कि उसको ये तेल चाहिए, ऐसा दूध चाहिए। फिर धीरे धीरे दौर बदला। डॉक्टर से मैंने सुना कि कुछ लोगों ने मना भी किया कि भाई अब बच्चों को ये दूध नहीं देना है, मालिश नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें आने लगी। उसके बारे में मुझे बोला है कि ये जो मालिश करने का जो ट्रेंड है ना, अभी इंडिया में है, काफ़ी टाइम से है, और वो बोला जाता है कि उनके जो हड्डी मजबूत हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। उसमें कोई रियलिटी नहीं है। अच्छा। वो एक्चुअली मिथ है। लोगों को लगता है कि टाइट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएंगे। जो बोन ग्रो होने वाला है वो ग्रो होता ही है। ये जो एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं ना, जो करते हैं ना मसाज बच्चों का, वो मसाज है, वो पैसिव एक्सरसाइज है। अच्छा। वो एक्सरसाइज वाले को एक्सरसाइज है, इनका नहीं होता है। ओके, लेकिन ये चलते आ रहा है, अभी भी चलता है, लोग करते हैं अभी भी। मैंने ऐसे भी देखा है कि जो पेरेंट्स, जो बच्चे लोग यूएस में पैदा होते हैं ना, वो भी इधर आते हैं तो मालिश करने के लिए स्पेशली आते हैं, और माँ बाप यहाँ से जाते हैं मालिश करने के लिए, तेल भी इधर से लेके जाते हैं। और उसमें फेमस है आपका बहुत सारे तेल से, सरसों का तेल नॉर्थ में जो चलता है बहुत कॉमन है, फिर कोकोनट ऑयल है, फिर कई लोग तो फिगारो वापरते हैं, दैट इज़ दैट ऑलिव ऑयल वापरते हैं, कई लोग बादाम ऑयल वापरते हैं, कई लोग लाल तेल है, सब। और कई कम्युनिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, नाम नहीं लेता हूँ, रिच कम्युनिटीज़, जो घी वापरते हैं, घी, बेसन, वो सब मिक्स करके लगा के रगड़ते हैं। बहुत डेंजरस है, क्योंकि क्या है कि मैंने बहुत फ्रैक्चर्स देखे हैं बच्चों के, डिसलोकेशन देखे हैं। अच्छा। इतना जोर से मालिश कर, बच्चा छोटा है ना, पानी अंदर गया है, एस्पिरेट हो गया है, मतलब गले से अंदर चला गया है, सांस रुक गया है, सब देखे हैं हम लोगों ने। और कान में तेल डालते हैं, नाक में डालते हैं, नाभि में डालते हैं, वो सब गलत है।
क्योंकि क्या है, तेल कान में डाल के क्या, मुझे समझता नहीं क्यों डालते हैं। कान में डाल के ड्रेनेज तो नहीं है वहाँ से, वो जम जाता है और फंगस हो जाता है, अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो कान में तेल नहीं डालना चाहिए, नाक में नहीं डालना चाहिए, किधर भी तेल मत डालो, हल्का मालिश करो और बच्चा सो जाएगा। उससे एक ही एडवांटेज है, बच्चा मस्त सो जाता है 3-4 घंटे विदाउट डिस्टर्बेंस मस्त सो जाता है, बिकॉज मालिश कराते गरम गरम पानी में नहला देते हैं, मस्त सो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। लेकिन ये सब चीज़ें मत करो, क्योंकि क्या है, वो नुकसान करेंगे बच्चे को। तो ये इसके लिए हम लोग ना बोलते हैं ये सब मत करो। आप लोग नॉर्मल मालिश करना है करो, या तो मत करो। ऐसे ही बच्चे को नहला के सुला दो, कुछ होने वाला नहीं। बच्चे को जितना कद होने वाला है उतना कद होने वाला है। माँ बाप ऊंचे है तो बच्चा ऊंचा होने वाला है, माँ बाप शॉर्ट है तो बच्चा शॉर्ट होने वाला है। नेचर है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मजबूत है, उसको बराबर कैल्शियम विटामिन सब दो, माँ को दो, बच्चे को दो, बहुत अच्छा ग्रो हो जाएंगे, ज़रूरत नहीं है सब। बट जो हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस की थी ग्रैंड पेरेंट्स वाली, तो जब आपके मतलब ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं सिटी में, तो उनको ये शिकायत होती है कि हम लोगों ने तो ऐसे ही पाला है बच्चों को, हमने तो ऐसे मालिश की बट वो सब है अभी, वो तो हर एक जनरेशन में होता है ना, एक ही चीज़ में नहीं है, हर एक चीज़ में होता है। हम लोगों ने बचपन में देखा कि बच्चे जब तक मतलब रोना शुरू ना कर दें जोर जोर से, तब तक उनकी मालिश हो रही है कि हाँ अब उसकी इससे आवाज़ भी खुलेगी बच्चे की। ये भी एक मिथ था पहले। नहीं, बच्चे का आवाज़ खुलना उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे का आवाज़ खुलता है कभी जब बच्चा पैदा होता है ना, तभी रोना चाहिए, मतलब वो सांस ले रहा है। अगर बच्चा रोया नहीं पैदा होते ही, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन नहीं मिला उसको। तभी हम लोग सोचते हैं क्यों नहीं मिला उसको, मैंने कांच में रखते हैं ना, NICU में शिफ्ट करते हैं, क्यों हो गया, क्या हो गया, वो सब अलग चीज़ है। बट वो रोने, इस मालिश करने से रोता है उसमें कुछ ये नहीं है, रियलिटी नहीं है। बट मालिश वाला तो एक ऐसा काम है कि मतलब हर मैंने मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं भी जाओ सब करते हैं, सब जगह लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, करते हैं। और इंडिया में ही ज़्यादा चलन है कि आपने वर्ल्ड में भी लोग, वर्ल्ड में नहीं है, किधर भी नहीं है, खाली इंडिया में ही है और किधर नहीं है। मैं तो US में भी गया और रहा हूँ वहाँ पे, और किधर। बट US में जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो करते हैं, इंडियन पेरेंट्स करते हैं और कोई नहीं करता है। इसका क्या रीजन लगता है कि कहाँ से मैंने आपको बताया ना, यही है कि उनको लगता है कि एक तो चमड़ी अच्छा हो जाएगा, दूसरा एक मिथ क्या है कि कई ऑयल्स हैं, बोलते बादाम ऑयल वापरो, उसमें केसर डालो, बच्चा गोरा हो जाएगा। ये मिथ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, गोरापन मतलब कुछ बड़ा ही है, इंडिया में है ही ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, वो सब मालिश वालिश करते हैं। हल्दी इसके लिए डालते हैं ना, तो लगता है बच्चा गोरा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा हल्दी कहाँ वापरते हैं मालूम है आपको? साउथ में वापरते हैं। बोलना नहीं चाहिए, मैं भी साउथ का ही हूँ, सो दैट उसको गोरा बनाए। बट वो कुछ नहीं होने वाला है, माँ बाप क्या कलर ही आएगा बच्चों को, बस सिंपल, और कुछ नहीं कर सकते। यही है। आप माइकल जैक्सन का तो मालूम है ना, उसने तो उसका प्लास्टिक सर्जरी कराया था, बट उसका बच्चा है वो ब्लैक ही पैदा हो जाएगा। ही विल नॉट बी फेयर, बिकॉज उसके जीन्स में जो है वही तो आएगा बाहर। सिंपल है, सिंपल एज दैट। और एक फूड कल्चर पे भी मैं देखता हूँ कि लोग दूध पे बहुत जोर देते हैं कि बच्चे को दूध पिलाओ। हाँ, उस पर भी मुझे बोलना है कि एज फॉर आज गवर्नमेंट डायरेक्टिव ये भी है, हम लोग भी बोलते हैं 6 महीने तक बच्चे को खाली मम्मी का दूध पिलाओ, कुछ भी होने दो, कम आए ज़्यादा आए, बच्चा मोटा हो या पतला हो, उसको मम्मी का ही दूध पिलाना। माँ का ही दूध बेस्ट दूध है। अगर आप लिस्ट करेंगे ना बेस्ट दूध कौन सा है, पहले 7 में मैं माँ का ही दूध बोलूँगा। वही देना बच्चे को, और उसके जैसा कुछ नहीं। उसको इतना फ़ायदा है, वेट बढ़ेगा, बॉन्डिंग होता है माँ के और बच्चे का। जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता है ना, आप देखेंगे बॉन्डिंग नहीं होता है उसका, माँ के साथ बॉन्डिंग नहीं है। फिर इम्यूनिटी बढ़ जाता है, मतलब इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, डायरिया वायरिया जो होता है ना वो नहीं होता है, एलर्जी नहीं होता है, कुछ नहीं, एकदम स्ट्रांग रहते हैं बच्चे। लेकिन 6 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा बाहर का इंट्रोड्यूस करते हैं, हर एक कल्चर के मुताबिक है ना। राइस बहुत सारे कम्युनिटीज़ में है, वहाँ पे क्या है, वो 6 महीना हो जाता है, वो मालूम है ना, एक फंक्शन करते हैं, वो मंदिर में जाके बच्चे को राइस खिलाते हैं, मतलब तभी से वो बच्चा खा सकता है। और सबसे ईजीएस्ट टू डाइजेस्ट इज़ राइस। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम लोग राइस करते हैं, राइस स्टार्च होता है ना, स्टार्च, फिर धीरे धीरे देते हैं। और प्रोसेस जो बेबी फूड वगैरह तो हम लोग स्ट्रिक्टली खिलाफ है, बेबी फूड के खिलाफ। अच्छा, जितने बेबी फूड्स अवेलेबल है ना, दैट इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट चॉइस तुम घर में बना के बच्चे को ही खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, वेजिटेबल्स खिलाओ, फिर धीरे धीरे आपको जो भी खाते हैं ना
धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना। सॉल्ट मत दो, शुगर मत दो 9 महीना 1 साल तक, फिर धीरे धीरे आप देने लगो सब, क्योंकि दांत भी नहीं होते ना, सॉफ्ट बना के देना होता है। कई बार कंप्लेंट्स ऐसा आते हैं कि बाजू वाला बच्चा रोटी खा लेता है, मेरा बच्चा नहीं खाता है, 1.5 साल का बच्चा। मैं पूछता हूँ तुमने वो जो रोटी खाता है ना वैसे का वैसा निकलता होगा ना, रोटी थोड़ी डाइजेस्ट होने वाला है, दांत भी नहीं होते उसको, कैसा ऐसे ही चबा चबा के खाता है बच्चा। तो इसके लिए क्या है कि जानना चाहिए कि बच्चे को 2.5 साल तक पूरे दांत नहीं आते हैं, तब तक वो अपने आप वो नॉर्मल फूड नहीं खाएगा, उसको पीस के ही देना पड़ेगा। आगे क्या आते हैं, दाढ़ पीछे आते हैं ना बाद में, राइट। इसके लिए धीरे धीरे उसका कंसिस्टेंसी बढ़ाना, वो खाएगा बच्चा। तो दूध देने की राइट एज कितनी है, मतलब इससे बाद नहीं देनी चाहिए? दूध जो है ना, नॉर्मल दूध जो है 6 महीने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके चाहिए तो। मैं बोलता हूँ खाना खिलाओ, 1 साल के बाद धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना। अच्छा, क्योंकि कैल्शियम वगैरह तो ज़रूरत है बच्चों को, देना पड़ता है ना, दूध से ही आता है कैल्शियम। राइट। या जो नॉन वेजिटेरियन है उसको नॉन वेज फूड से भी आता है, तो वो भी यूजुअली 9 महीने से वी आस्क देम टू स्टार्ट, वो तब से आप चालू कर देना जो भी आप खाते हैं ना, धीरे धीरे से। एग है, फिश है, मेरे पास जो कोली कम्युनिटी बहुत आती है, वो लोग तो फिश तो 6 महीने से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, बच्चा डाइजेस्ट करते हैं, कर लेते कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो फिश खाता है। ओके, फिर छोटे बच्चे को बहुत बार माँ को कुछ प्रॉब्लम हो गया, बीमारी हो गई, हॉस्पिटल में दूध नहीं दे पाती है ना, तो हम लोग बाहर का दूध देने को बोलते हैं। उसमें भी आपका जो फार्मूला जो बोलते हैं ना, वो बेटर है नॉर्मल दूध से। क्यों मालूम है? वो फार्मूला जो है वो उसको विटामिन माँ को, नॉर्मल दूध मतलब गाय का या भैंस का, गाय का भैंस का जो भी है ना, तो उससे तो फार्मूला बेटर है। दोनों अच्छे नहीं है बच्चे के लिए, माँ का दूध ही अच्छा है, बट जो फार्मूला जो है ना वो उस दूध से बेटर है, क्योंकि क्या है उसमें विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, सब मम्मी के दूध के मुताबिक बनाया गया है। वो रिप्लेस नहीं कर सकते, बट मम्मी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा एक चॉइस है आजकल, मिल्क बैंक्स बहुत है, मतलब बैंक बनाया गया है, जो माएँ जो उनका दूध ज़्यादा आता है ना हॉस्पिटल में, वो स्टोर करते हैं। अच्छा, और वो जिसको कभी ज़रूरत पड़ा, सपोज कोई अनाथ बच्चा है, कई बार बच्चे छोड़ के जाते हैं ना, फेंक के चले जाते हैं, उनको ऐसे दूध भी हम लोग पिलाते हैं, दूध पर वो यूज़ हो जाता है उसके लिए। बट एज फार एज पॉसिबल मम्मी का ही दूध पिलाना है, माँ का दूध सबसे बेस्ट, ब्रेस्ट मिल्क ही देना है बच्चे को। एक बहुत खासकर 2 टियर सिटी में और 3 टियर सिटी में एक दिक्कत होती है कि लोग डॉक्टर के पास भागते हैं बच्चे को जब भी बीमारी होती है तुरंत। बट किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एक तो जो सिटी में पॉपुलर है ना कि, बट उसके पास मेरे ख्याल से बेस्ट इज तुम्हारा जो फैमिली डॉक्टर है उसके पास पहले जाइए। बट उसकी डिग्री क्या होती है, मतलब स्पेशलिस्ट की क्या डिग्री होती है? मैं तो एलोपैथी डॉक्टर हूँ, मैं बोलूँगा एलोपैथ के पास ही जाओ जी, अगर बीमारी समझना होगा तो। लेकिन छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आपके जो लोकल डॉक्टर है जिससे हम लोग फैमिली को से लेते हैं ट्रीटमेंट, उसके पास जाइए ना। उसको लगता है, बट डॉक्टर को पता लगना चाहिए कि बच्चे को कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो तुरंत बड़े डॉक्टर के पास लेके जाओ, कोई एमडी के पास लेके जाना। तो एलोपैथ में क्या चाइल्ड स्पेशलिस्ट अलग से कोई डिग्री है उसमें? हाँ, थोड़ा अगर इस पर बता पाएँ कि एक तो एमबीबीएस कॉमन डिग्री है, हम लोग आज को 10+2, उसके बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है। आजकल तो आप सुनते हैं नीट यूजी हुआ, राइट। नीट यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम है। तो उसमें नेशनल आपका मेरिट लिस्ट आता है और स्टेट मेरिट लिस्ट। तो जिस स्टेट का है उसको 50% नेशनली कहाँ भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द रैंकिंग, तो बाकी का 50% स्टेट लिस्ट में आ जाता है। ओके, तो वो एमबीबीएस हो गया 5.5 साल, 1 साल इंटर्नशिप, सब 6 साल हो जाता है उसको, 4.5 और 1 साल, यानी 5.5-6 साल जाता है। फिर आता है नीट पीजी, मतलब नीट एग्ज़ाम अभी गवर्नमेंट ने कॉमन कर दिया, हमारे टाइम पे कॉमन नहीं था। अच्छा, अलग अलग था। तो नीट पीजी देंगे, उसमें भी कॉमन एंट्रेंस होता है। आपको जो स्पेशलिटी चाहिए, अब मैंने पीडियाट्रिक्स लिया है, उसका एमडी का है, और डीएनबी, 2 टाइप के पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, एमडी प्रेफरेबल है, एमडी या एमएस। आपने कहाँ से एमडी की थी? मैंने बॉम्बे से की, मुंबई से किया है। पहले हम लोग बॉम्बे बोलते थे। अच्छा, या अभी मुंबई है। तो अभी मुंबई हो गया है, बट तभी हमारा यूनिवर्सिटी को बॉम्बे यूनिवर्सिटी बोलते थे हम लोग। अच्छा, तो वो बॉम्बे ग्रैंड मेडिकल करके ओल्डेस्ट कॉलेज, इन सेकंड ओल्डेस्ट मेरे ख्याल से देश में, 170 साल पुराना है कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। वो और जे हॉस्पिटल साथ में है।
तो MBBS भी उधर से किया है, MD भी उधर से किया मैंने, एक ही जगह से किया, MD पीडियाट्रिक्स। तो उसमें स्पेशलिटी खाली हम लोग बच्चे को ही देखते हैं, मैंने पैदा हुआ तब से लेके 12 साल तक। अच्छा। तो उसके बारे में सीखते हैं और फिर एग्ज़ाम देते हैं यूनिवर्सिटी का। एक बार क्लियर हो गया, वो भी बहुत टफ होता है, बहुत ही टफ होता है। देन हम लोग वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग उसके बाद। और वैसे ही मेडिसिन का है, गायनेक का है, स्किन का है, रेडियो, सब आपको जो सारे डिफरेंट सेक्शन। उसके बाद आपके जो हार्ड वर्ड के हैं ना, वो सुपर स्पेशलिटी बोलते हैं। मतलब MD या MS के बाद और एक एंट्रेंस होता है जिसमें आप अपीयर करते हैं। फिर न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, कार्डियक सर्जरी है, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, वो सब बाद में आता है। बट आप एक बार इधर आ गए तो आप वो वाली आप पढ़ाई कर आजकल मेरे टाइम पे इतना नहीं था। अच्छा। आजकल पीडियाट्रिक्स में बोलते हैं सब स्पेशलिटीज। अभी पीडियाट्रिक का कार्डियोलॉजी अलग है, अच्छा, न्यूरोलॉजी अलग है। तो हम लोग को एक्चुअली आसान हो गया। अभी किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, अभी आप बोल रहे थे ना डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे हम लोग, बराबर डायग्नोस्टिक। वो लोगों ने MBBS MD फिर न्यूरोलॉजी किया है, DM न्यूरोलॉजी, बहुत पढ़ाई की है। तो वो इसके स्पेशलिस्ट है। जो डेवलप नहीं होता है उसको फिट्स आते हैं, लकवा हो गया, बच्चों को भी हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं वो। जैसे आपने बोला कि बच्चों को जो कुछ बीमारियाँ जैसे कि लकवा आपने बोला, पैरालाइज हो जाते हैं, ये पहले पोलियो बहुत चलता था बच्चों में, बहुत सारे बच्चे पोलियो। अभी कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो कि बहुत कॉमन लगता है, जिससे पेरेंट्स को मतलब अलर्ट होना चाहिए कि भाई ये अगर सिम्टम्स हैं या ऐसा कुछ हो सकता है मेरे बच्चे के साथ अभी में। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको एक बार बताया ना, बुखार ज़्यादा है बच्चे को, बच्चा इम्प्रूव नहीं हो रहा है, बहुत सो रहा है, कभी कोई भी बीमारी में या कैसे भी तुरंत, या जो देखो बच्चा एक नॉर्मल बच्चा है, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल, स्कूल जाता है, खेलता है, नॉर्मल है। आप देखते हैं बच्चा आ रहा है, सो रहा है, ज़्यादा सोता है, उठता नहीं, ध्यान नहीं देता है, उल्टी कर रहा है तुरंत, या बुखार आ रहा है घड़ी घड़ी, उसको नहीं जाता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो बुखार बहुत दिन तक चल रहा है, बच्चा सुस्त है, वेट लॉस हो रहा है उसको वीकनेस बहुत है, हाथ पाँव में दर्द है, बहुत सारी चीज़ें हैं, भूख मर गया उसका, कॉन्स्टिपेट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डायरेक्टली इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाइए आप, रुकना नहीं, इग्नोर नहीं करना। ये बहुत सारे लोग घरेलू वो नुस्खे भी यूज़ करने लगते हैं, गैस हो गया तो हींग डाल दो पेट के आसपास, क्या ये सब काम करता है आपको लगता है? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कैसा हींग अंदर जाएगा मेरे को कभी समझा नहीं है। चाहे तो हींग खिलाओ बट वो नहीं खाएगा, बिकॉज़ कड़वा होता है हींग। तो वो इसके लिए गैस का रीज़न क्या है वो देखिए ना, कॉन्स्टिपेशन है क्या, उसको कुछ इंडाइजेशन हो गया, उसके लिए ट्रीट करना आप। अच्छा, बच्चों में क्या रीज़न होता है कि जैसे लगभग बच्चे जो दिन भर अच्छा खेल रहे हैं और रात में सोने के बाद वो कुछ न कुछ कभी रोते हैं, कभी एक कॉमन रीज़न है जो ग्रोइंग पेन्स बोलते हैं आप। ग्रोइंग पेन्स मतलब क्या है, जो कद है ना अपना रात को बढ़ता है। अच्छा। ग्रोथ हार्मोन जो बोलते हैं ना, इट इज सेक्रेटेड इन द नाइट, तो हाइट बढ़ता है। जब हाइट रात को बढ़ता है ना, लॉन्ग बोन्स खींचा जाते हैं, स्पेशली बच्चा जो थक के आता है ना, बहुत खेलते हैं, इसमें बॉयज़ में बहुत कॉमन है, वो दिन भर मस्ती बहुत करते हैं, बॉयज़ ज़्यादा मस्ती करते हैं, तो रात को पाँव में दर्द होता है, तो कॉमनेस्ट रीज़न है। दूसरा रीज़न है नाइटमेयर्स, ड्रीमिंग, दिन में कुछ झगड़ा देखा, किसी से फाइट किया, भाई से फाइट किया, बहन से फाइट किया, या कुछ गलत चीज़ देख लिया, आजकल टीवी देखते हैं या उसमें देखते हैं, बस माँ बाप को फाइट करके भी देखी है, बहुत बहुत हुआ है, मैंने देखा है, बच्चे रोने लगते हैं रात को, पेट में दर्द, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कहना मुश्किल है, बट एक कॉमन रीजंस यही है। एक और चीज़ जो मेरे मन में बहुत देर से कि बच्चों की सेंसिटिविटी कब से जाग जाती है, कब वो ऑब्जर्व करने लगते हैं कि ये आदमी गुस्से में है, ये आदमी प्यार से है, या वो आपकी बातों को सीखने लगते हैं? मेरे ख्याल से 6 महीने से पता चलता है हमको, हमारे इमोशंस पता चले, स्पेशली जो सबसे नज़दीक है ना, माँ या दादी नानी जो भी है, पता चल जाता है, और वो मेमोरी उनके में स्टोर होती है। ऐसा देखा गया है कि देखो इस रिसर्च में क्या किया उन्होंने, ये जो डॉग्स रहते हैं ना, माँ बच्चा कुत्ते, वो ये रहता है ना अपना क्या बोलते हैं, शेर है, उसका सबको फोटोज लगा है छोटे बच्चों को, एक इस रूम में रखा जिसमें खाली शेर बताया है, या तो जैकल वगैरह होते हैं ना, राइट, हाँ, तो उसको बताया, वो बच्चे बहुत अनकम्फर्टेबल रहते, सोते ही नहीं थे, छोटे बच्चे 1 महीने वाले, और जिसमें आप गाय बताया, गाय के बच्चे के साथ बताया, माँ है बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसे सब बताएंगे तो चुपचाप सोते हैं, आप समझे ना। तो उनको भी पता चलता है कि ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, आगे, और इसका इमोशंस कैसा है। बट वो मेमोरी स्टोर होती है उनके जहन में? हाँ, मेमोरी तो रहता ही ना उनको, रहती है बस।
तो मतलब पेरेंट्स को बहुत सावधान होना चाहिए उनके सामने बोलने में, क्या बोल रहे हो, क्या ऐसी। मैं तो बोलता हूँ माँ बाप को बच्चे के सामने कभी झगड़ा भी नहीं, जोर जोर से बात भी नहीं करना चाहिए। और इसका रिजल्ट देखा है आपने, चूँकि आप 30 साल से बहुत practice सारा कर रहे हैं। देखा है। मेरे सामने झगड़ा करते हैं माँ बाप, आप सोचो डॉक्टर के सामने झगड़ा करते मेरे से हैं। कोई बच्चों पे असर देखा हो आपने, कुछ बच्चों पे कुछ असर ऐसा देखा वही हो? बोलता ना, बच्चे पे वो साइकोलॉजिकल डिप्रेस हो जाता है, चुपचाप बैठा रहता है, स्कूल नहीं जाता है, खाता नहीं है, बिस्तर पे पेशाब करने लगता है। सी ये सब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है ना, थंब सकिंग शुरू कर देते हैं और कोई रीज़न नहीं है, पेट में दुखना आ रहा, सर में दुखना, सी वो सब शुरू हो जाता है ना, ये सब होते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, पढ़ाई में पीछे पड़ जाते हैं, उन पे असर होता है, डेफिनेटली असर होता है बच्चों पे। एक और चीज़ थी कि जैसे आपने यूएस का जिक्र किया कि यूएस से ये चीज़ आई, यूएस में एक पेरेंटिंग का एक पार्ट ये भी है कि वो बच्चों को अलग रूम में सुलाने की कोशिश करते हैं शुरुआत से ही। और इंडिया में एक कल्चर है कि भाई जब तक एकदम बड़ा ना हो जाए, तो ये क्या एक्चुअल किस एज में बच्चों को आपको छोड़ना चाहिए? या मेरे ख्याल से 2-3 साल के बाद, हमारे इधर तो बड़े बच्चे भी सोते हैं माँ बाप, राइट, वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, या तो मेरे को लगता है 3 साल 5 साल के बाद बच्चों को अलग, बिकॉज इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना बच्चे को, तो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, आप समझे ना। यहाँ पे क्योंकि आप माँ बाप के साथ हो, सो रहे हो, और फिर उनके दिमाग सिक्योरिटी रहता है थोड़ा सा। दूसरा क्या है कि बाहर के देशों में ना एक टाइप की बीमारी है, सिड्स बोलते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अच्छा, सडनली देखते हैं सुबह को बच्चा मरा हुआ है, हाँ, क्योंकि अकेला छोड़ देते हैं, और वो लोग क्या उधर माइक रखते हैं वहाँ पे और स्पीकर रहता है, अच्छा, तो उधर बच्चा नहीं रोया या बहुत रोया तो जाके दूध पिलाते हैं। तो कभी कभी उल्टा होके ना वो दब जाता है उनको, कितना हुआ है, पहले बहुत होता था, आप समझे ना। अभी तो बहुत सारे चीज़ें हैं, वो एडवांस है, बट ये रीज़न था बिकॉज वो अलग सुलाते हैं, 2-3 महीने के बच्चों को भी अलग सुला देते हैं वो लोग, आप समझे ना। तो ये रीज़न था उसके लिए। माँ बाजू में सो रही है तो उसको पता चलेगा ना, बच्चे को थोड़ा भी हुआ तो भी पता चलता है। अभी मेरे वहाँ पे पेरेंट्स आते हैं ना, 3 बजे बच्चा मेरे को बोलते 3 बजे मैंने देखा 101 बुखार था। मैंने आपको कैसे मालूम? बोलते मैं तो माँ होना घड़ी घड़ी उठ के बच्चे को देखती हूँ। ये फ़र्क है अपने में दोनों में, बड़ा फ़र्क है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो एग्जैजरेट होके आप 5 साल का हो जाएगा, 10 साल का हो गया माँ बाप के साथ सो रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं फिर। बट मतलब 5 साल के बाद छोड़ देना चाहिए बच्चों को, आइडियली यार, रूम उनका रूम दूसरे अलग से सुला दो उनको। ठीक। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ जो बचपन में शांत हैं, और जब 5 साल से बड़े होते हैं तो फिर उनके अंदर बदमाशी आ जाती है, और बहुत सारे बचपन में बदमाश होते हैं और फिर उसके लिए ऐसे कोई रीज़न नहीं है, रीज़न नहीं है इसका कोई। माहौल के ऊपर है ना। मस्तीखोर स्कूल में गए बच्चे मस्ती करते हैं तो सीख जाते हैं और ये शांत है, वो बच्चे जो मस्ती करता है वो शांत, बच्चे उसके फ्रेंड भी शांत होंगे तो शांत हो जाता है। ऐसा उसके लिए कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई अपने ननिहाल में रहा है तो इसके साथ ये ज़्यादा मस्ती करते हैं, ये दादा दादी के पास है तो वहाँ पे ज़्यादा डिसिप्लिन में है, ऐसा कुछ रूल है? वो तो मैं बोल सकता हूँ है उसके पीछे कुछ ये लॉजिक कि क्या है कि थोड़ा वो चिल्लाते कम है ना। दादा दादी नाना नानी होंगे ना, वो तो सॉफ्ट रहते हैं बच्चों, कभी चिल्लाते नहीं, मारते नहीं। इसके लिए बहुत बार मैं देखता हूँ ना, बिगड़े हुए बच्चे आते हैं तो बोलता हूँ दादा दादी है क्या? बोलते हैं हाँ। बिगड़े हुए मतलब बात सुनते नहीं है तो बट वो प्यार है ना। आजकल ये पहले से भी, मतलब ये जो बच्चों के साथ लोग कंपेयर करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा, उनका बच्चा वैसा है, इसको आप क्या मानते हैं कि ये कितना ऐसे सही है? नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट एक घर में 2 भाई या 2 बहनों के बीच में भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक अलग इंसान है। कोई इसमें अच्छा है, कोई उसमें अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है, कोई दिखता अच्छा है, कोई संगीत में अच्छा है, तो उसको आप उसको एनकरेज करना। ये नहीं कि एक अच्छा पढ़ाई करते हैं दूसरे को देखो अच्छा पढ़ाई करते हैं तो उसको कोसते रहो ज़िंदगी भर, तो क्या है उस पर प्रेशर बहुत आएगा, साइकोलॉजिकली बच्चा बहुत डिप्रेस हो जाएगा। इसके लिए उसमें जो अच्छा ही है ना उसको आप बढ़ाओ बच्चे में। अभी सर मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरा तो हाइट है, बोलते हैं आपके जैसा हाइट बना है दवा दो बोला ऐसा दवा होता तो सब ऊंचे होते थे ना, मतलब सचिन तेंदुलकर भी ऊंचा हो जाता था। लेकिन आप देखो इतना है लेकिन कितना ग्रेट आदमी है, तो आप उस पर मत जाना, आदमी के पर्सनैलिटी पे जाओ, उसको जो अच्छा है उसको इंकरेज करना। तो वो बस वही है, खाली पीली आप उस पर प्रेशर डालेंगे, इसके लिए प्रेशर मत डालो, जो उसको सही है वो करने दो। एक कंपेयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल का भी होता है बहुत, कि भाई प्राइवेट में इलाज करवाओ, गवर्नमेंट में सुविधा नहीं है। या फिर जैसे वैक्सीनेशन की बात आती है जब भी, तो लोग बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन में
सही नहीं है, प्राइवेट से करवाओ। एक चीज़ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आप कोस नहीं सकते, क्योंकि हमारा ऐसा एक देश है जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। बहुत सारे कम देश हैं जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट गवर्नमेंट देती नहीं है। यूएस में भी जाएंगे फ्री ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा आपको, जहाँ भी जाएंगे पैसा लगता है। इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, पैसा लगता है। एक ही कंट्री है जहाँ कोई भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल किधर भी जाइए, मैं बम्बई में तो बम्बई में आप KEM जाओ, JJ जाओ, किधर भी जाओ, फ्री ट्रीटमेंट सब मिलता है आपको। लेकिन प्रॉब्लम एक ही, इतना गरीब लोग हैं ना, तो क्राउड इतना होता है ना, इसके लिए डॉक्टर कोप अप नहीं कर सकते ना, इसके लिए लोग कंप्लेन करते हैं कि ये क्वालिटी नहीं है, ये है, वैसे है। अभी ये जो सीज़न है, अभी देखेंगे एक एक बड़े हॉस्पिटल में ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या म्यूनसिपल हॉस्पिटल में एक एक बेड पे 3-3 रहते हैं, क्योंकि बेड नहीं है उनके पास। लेकिन करेंगे क्या, पेशेंट को भेज नहीं देते, एडमिट करके ट्रीट करते। तो मैं नहीं बोलता कि गवर्नमेंट गलत है और प्राइवेट सही है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। और रही बात वैक्सीन की, जो हम लोग डोज देते हैं ना, अभी गवर्नमेंट इतना चीज़ इतना कर रही है, इतना फ्री देती है सबको। कोविड फ्री दिया है अपने गवर्नमेंट ने, कौन से गवर्नमेंट ने दिया है बोलो? तो ये एक है, प्लस बचपन से लेके 15 साल तक फ्री वैक्सीन दे रही है गवर्नमेंट। अब प्राइवेट में थोड़े वैक्सीन है जो गवर्नमेंट नहीं दे पाती है, क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट इतना पे नहीं कर सकती है ना, अफोर्ड नहीं होता है। जो बेसिक मिनिमम जो चाहिए, पोलियो है, डिप्थीरिया है, बाकी और सारी बीमारियाँ हैं, वो गवर्नमेंट दे रही है फ्री, वो बहुत हो गया है, बहुत हो जाता है। ऐसे नहीं कि प्राइवेट में ज़्यादा देते हैं, इधर कम देते हैं। मेरे ख्याल से जब बहुत सारी अभी कंपनियां इंडिया में बना रहे हैं वैक्सीन, तो जब आ गए ना तो सब वैक्सीन फ्री हो जाएगी थोड़े टाइम में। और ये गवर्नमेंट बहुत बड़ा काम कर रही है, तो हम लोग को एक्चुअली थैंकफुल बोलना चाहिए, इतना हम लोग को फ्री दे रही है सरकार, और कोई देश में इतना नहीं देते हैं। राइट। एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब अंतिम सवाल होगा मेरा, लेकिन मेरा बड़ा पर्सनल है और मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ और देखा भी हूँ, और बहुत सारे न्यूज़ भी मैं जब पढ़ता हूँ देखता हूँ कि एक बच्चों में, छोटे बच्चों में डिप्रेशन की बड़ी आजकल सुनने को मिलती है कि भाई बच्चा डिप्रेशन में है। और चूँकि 30 साल पहले भी आपने देखा होगा, क्या बच्चे तब भी डिप्रेशन तभी नहीं था। अभी क्या है, एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी चीज़ें, रीजंस बहुत है। पहले ज़माने में क्या था कि आप मोस्टली सबके घर में जॉइंट फैमिली होता था। आप समझे ना, जॉइंट फैमिली मतलब दादा दादी, 3-4 बच्चे, उनके बच्चे, और उनके दादा दादी के भाई बहन भी बाजू में रहते थे, प्लस पड़ोसी भी है आपके, पूरा गांव रिश्ते वाले। तो बच्चा कभी अकेला नहीं महसूस करता था। अभी शहरों में रहते हैं, अकेले माँ बाप रहते हैं, बात करने को कोई नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है, खाली स्कूल में जाते आते हैं, तो डिप्रेशन होने वाला ही है। उसका रीज़न कहीं ये प्रेशर भी है जो मेरे ख्याल से ह्यूमन कांटेक्ट कम है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ह्यूमन कांटेक्ट कम हो गया है। प्यार जो बोलते हैं ना, प्यार से बात करना। पहले ज़माने में आप देखो, आजकल भी चौल में रहते हैं ना, मुंबई में हम लोग चौल बोलते हैं, वहाँ आप देखेंगे ना सबके घर खुले रहते हैं, दरवाज़ा खुला रहता है, बंद नहीं होता है। तो एक दूसरे के घर में जा सकता है, देख सकता है उसके घर में क्या चलता है, पता चलता है। प्यार रहता है आपस में, अफेक्शन होता है। वैसे से बड़े घर में रहते हैं, बंद होता है, बाजू वाला कौन है वो भी मालूम नहीं उनको, वो मर गया तो भी समझेगा नहीं बाजू वाले में। वैसे ये चौल टाइप में एक मर गया, पूरे चौल आ जाते हैं साथ में। आप समझे ना, ये फ़र्क है। तो वो उन लोगों को डिप्रेशन इतना नहीं होता है, बाकी चीज़ों से होता रहेगा, बच्चों को इस चीज़ से नहीं होता है। एक दूसरे मिलजुल के खेलते हैं, वो जाति भेदभाव कुछ देखते नहीं है। मेरे पास कितने मुस्लिम बच्चे और हिंदू बच्चे आते हैं साथ में, दोस्त बन के आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता है अपने वहाँ कांटेक्ट नहीं, ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है, और इसके लिए बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। घर में बैठे रहते हैं, आया भाई रहते हैं, माँ बाप नहीं है, इसके लिए डिप्रेस रहते हैं। ये मेन रीज़न है, और काफ़ी रीजंस है। बट आपको लगता है बच्चों पे जो एक्स्ट्रा क्लासेज और इन सब का जो प्रेशर दिया जाता है, वो भी नहीं देना चाहिए पेरेंट्स ने, क्योंकि ये हर एक को सुपरमैन बनाना है या वो आयरन मैन बनाना है। तो उसके लिए हर एक बच्चा आया स्कूल से, नहीं, मैं देखता हूँ ना 12 बजे स्कूल है, बेचारा 10 उठता है, 7-8 बजे मुश्किल से कुछ ठोसते हैं अंदर बच्चे के मुंह में, फिर जाता है ट्यूशन चला जाता है, फिर उधर से आके खा के क्लास स्कूल, फिर आता है घर में, थोड़ा देर बैठता है, खेलने को टाइम नहीं है, फिर वो चला जाता है डांस क्लास में या सिंगिंग क्लास में या बैडमिंटन या कुछ, तो और रात को थक के आके सो जाता है। कुछ नहीं है उसको, कुछ लाइफ ही नहीं है। तो वो प्रेशर नहीं डालना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। और वेकेशन में तो बच्चे को फ्रीली छोड़ो आप, उनको ये क्लास में वो क्लास में मत डालो,
बिकॉज रीजन हाँ, ये पेरेंट्स, नया ट्रेंड है, वेकेशन में भी आप एक क्लास उसकी एक्टिविटी ऐड करवा देते बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, वो पेरेंट्स को टाइम चाहिए ना अपने लिए, माँ बाप को अपने लिए टाइम चाहिए। उन कई माँ बाप मेरे को बोलते हैं ना, स्कूल चालू होता तो अच्छा है हमको, नहीं तो बच्चे घर में रहते तो हो, सर खाते हैं। तकलीफ है, हमको आराम नहीं मिलता है, हमारा काम नहीं कर सकते हैं। और बहुत बार क्या है, आजकल बहुत सारी लेडीज़ है ना वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है, तो उसको भेज देते हैं बच्चों को, बिकॉज बच्चे को भी देखना, ये भी देखना, वो प्रेशर आ जाता है। समझ, बिग प्रॉब्लम। एक बड़ा डिफरेंस जो पुराने पेरेंट्स और आज के पेरेंट्स में आपको लगता है, अगर कुछ बता पाए हमें? बड़े टाइम पे क्या है, वो अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करते थे, उनको पूछ के करते थे। आजकल के पेरेंट्स है ना, वो अपने आप ही कर रहे हैं और बहुत बार गलत करते हैं। यही मेन डिफरेंस है। उनको जो तजुर्बा था बच्चों को देखने का, उनको कैसे बड़ा करना, वो फ़ायदा नहीं करके लेते। और कुछ ऐसी अभी मॉडर्न जो आज के पेरेंट्स हैं उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहे कि आपको इन बातों से घबराना नहीं है या इस बात पे ध्यान देना है, अगर कुछ टिप्स दे पाए, कुछ पॉइंट्स बता पाए अपने लिए? तो बच्चे के परवरिश में आप तो कमी तो कर नहीं रहे हैं, एक्चुअल सब माँ बाप सब कुछ दे रहे हैं, सब अच्छा ही चाहते हैं। कोई एक तो लड़का लड़की को आप भेदभाव नहीं करना, मैंने बहुत देखा, अभी भी है, बहुत देखा हूँ, अभी भी देखता हूँ। 2 लड़कियाँ हैं, एक लड़का है, लड़की को कभी लाते नहीं बताने को, बेचारे वो आती है ऐसे ही बैग लेके भाई के साथ, भाई बच्चे को लड़के को थोड़ा भी सर्दी खांसी हो गया लेके आ जाते हैं, और वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है और लड़की पढ़ती है वर्नाक्युलर BMC म्यूनसिपलिटी स्कूल में। ये आज भी हो रहा है, बहुत होता है, मैं तो सीधा फायर करता हूँ, नहीं चलेगा ये भेदभाव, नहीं चलेगा। राइट, लड़की और लड़कियों में भेदभाव मत करो, उल्टा लड़की को ज़्यादा पढ़ाओ, बिकॉज वो कल इंडिपेंडेंट हो जाएगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है ना लड़की, तो बहुत फ़र्क पड़ता है, घर में भी फ़र्क पड़ता है। ट्रू, बिल्कुल सही है। वो एक फर्स्ट मैं बोलूँगा। ओके, अब बहुत बार लड़का आया तो उदास हो जाती है लड़की आया तो, आई एम सॉरी, लड़की आया तो, और लड़का आया तो खुश, पेड़ा बांटते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लड़कियां तो उल्टा अच्छी है आजकल, लड़कियां ही देखती हैं आजकल माँ बाप को। दूसरा, वो प्रेशर मत डालो बच्चे पे पढ़ाई का, खाम खा क्यों डालते हो? और छोटी छोटी बातों में पैनिक जो हो जाते हैं, नहीं, बिकॉज वो स्कूल से प्रेशर आता है। एक तो स्कूल्स को भी करना चाहिए कि विदाउट प्रेशर करना चाहिए। कई स्कूल्स हैं आजकल जहाँ विदाउट प्रेशर, विदाउट एग्जाम होता है। ओके, फिर तीसरा है कि राइट टाइम पे आप बच्चों का डोज देना, मिस मत करो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, वो जो वैक्सीन वगैरह देते हैं ना, बुखार आता है, कई माँ बाप क्या करते हैं, बुखार आता है उसको तकलीफ हो जाता है पाँव में करके वैक्सीन नहीं देते। वो मत करो, गवर्नमेंट फ्री देती है तो करना, भूलना नहीं। ओके, और खाना अच्छा खिलाओ उनको, घर का खाना खिलाओ, माहौल घर का, और ज़्यादा कांटेक्ट में रहो बच्चों के साथ, बातें करो उससे। बातें करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बोलता हूँ, बच्चों को मोबाइल मत दो। अच्छा, दो ही मत हाथ में। रेडिएशन एक तरफ, उसमें से जो कंटेंट है, आजकल गंदा कंटेंट भी चलता है, नेट तो इतना इजीली अवेलेबल है, तो बच्चे सब गंदा चीज़ देखते हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग का जो यही ओपिनियन पीडियाट्रिशियन का, जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो भी हो रहा है ना, वो इसकी वजह से ही है, यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं। तो मेरे ख्याल से अनलेस एंड अनटिल बहुत ही अर्जेंट है, बच्चों को मोबाइल मत दो आप। तो पुराना आता था ना, खाली कॉल वाला, मेरे ख्याल से बच्चों को वही देना चाहिए, क्योंकि कहा ट्यूशन गया, किधर आया, फ़ोन करके बोलना है, ठीक है ना, आप पूरा दे देते हैं ओपनली, वो लोग कुछ भी देखते हैं। मेरे पास आप बिलीव नहीं करेंगे, 5-5, 6-6 साल के माँ बाप को मालूम नहीं है, इंस्टा पे वो लोग रील्स डालते हैं, लड़कियाँ, लड़के, और मेरे को बोलती भी है कि मेरा देखो, तो आप इंस्टाग्राम देखो। हाँ, मेरा फेसबुक पे मेरा ये है, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, खुद का चैनल है। बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप भी कंपटीशन में कि दूसरे बच्चे कर रहे हैं तो हम भी अपने बच्चों को करवाते हैं। हाँ, कुछ बोलते नहीं है ना, सही, इतना भी नहीं होना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। नहीं, आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया बात करने को। बहुत सारे मिथ्स रहते हैं ना बच्चों का, राइट, वो क्लियर कर सकते हैं। आई होप मैंने किया। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।